एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का, जिसमें आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इसी के जरिए इंग्लिश तेजी से मजबूत होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, वह काफी समय से आपके घर आने की जिद कर रहा है। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो लिखना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं सेंटेंस को, तो इंग्लिश तो लगेगा ही। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। ही, वह। ठीक है, ही की इंग्लिश क्या होती है? वह। ठीक है, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। और लड़की के लिए वह क्या होता है? शी। क्लियर है? काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब बहुत लंबे समय से, इसीलिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर का इस्तेमाल क्यों हुआ? छोटे समय के लिए। ठीक है, छोटे समय के लिए, मतलब वो काफी समय से आपके घर आने की जिद कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो जब पैदा हुआ तभी से वो आपके घर आने की जिद कर रहा था। वो तो कुछ दिनों से उसका जिद शुरू हुआ है और हो सकता है कुछ दिन में खत्म भी हो जाएगा। तो ये छोटे समय है, और छोटे समय में हमेशा फॉर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए। क्लियर है? चलिए, काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपके घर, योर हाउस, आने की जिद कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कमिंग क्यों है? आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमिंग यूज हुआ। क्यों? क्योंकि आने की जिद कर रहा है, मतलब काम जारी है, एक्शन में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हमेशा आईएनजी का यूज होता है। जब काम जारी रहता है तो हम आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। आने की, कमिंग। ठीक है, जिद। ठीक है, आने मतलब कमिंग हो गया, फिर जिद। जिद की इंग्लिश क्या होती है? इंसिस्ट। ठीक है, इंसिस्ट। इंसिस्ट होता है, स्टबन होता है, बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन हम सारे कुछ तो नहीं लिख सकते ना, इसीलिए एक पर्टिकुलर मीनिंग लिया है। तो जिद, इंसिस्ट। अब देखिए जिद में भी इंसिस्ट होता है, जिद की इंग्लिश क्या होती है? इंसिस्ट। लेकिन यहाँ भी देखिए आईएनजी यूज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि काम जारी है, जिद करने के काम जो है जारी है, इसीलिए इंसिस्ट में आईएनजी। ठीक है, हैज बीन, कर रहा है, हैज बीन। हैज बीन का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज पास्ट में शुरू होती है और वो अभी तक प्रेजेंट में चल रही होती है। ठीक है, तो वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है, वो पास्ट में, मतलब पहले से ही जिद कर रहा है। ठीक है, उसका जिद ऐसा नहीं कि आज ही शुरू हुआ, बहुत दिन से ना, मतलब कल से उसने जिद शुरू की। तो कल तो आपका पास्ट हो गया ना, कल तो बीत गया, लेकिन उसका जिद आज भी हो रहा है, मतलब उसका जिद जो है आज भी है, कल से शुरू हुआ आज भी है। तो हैज बीन का इस्तेमाल तब करते हैं हम जब कोई चीज पास्ट में शुरू होता है और उसका जो इफेक्ट रहता है वो प्रेजेंट में भी रहता है। समझ में आ रहा है? तो तब हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन। ठीक है, और हैज बीन जो है हमेशा थर्ड पर्सन के साथ आएगा। ठीक है, हैव बीन क्या होता है? सेकंड पर्सन के साथ, जैसे यू हो गया, आई हो गया, वी हो गया, तो यहाँ पे हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या किया, ये सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब हम इससे एक हिंदी का सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस जो है फ्रेम करेंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरी चीज होता है? सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। क्लियर है? ये मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। सेंटेंस बना रहे होते हैं तो सेंटेंस बनाने की ही चार चीजें होती है मेन। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तीसरा है आपका वर्ब क्रिया, और चौथा है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चार चीज होती है, तब जाके आपका एक इंग्लिश का सेंटेंस बनता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। ओके, तो चलिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। अब सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है? वह जिसके बारे में बात हो रही है, या वो जो पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है। आपका फोकस सबसे पहले ये होगा कि आपको देखना है कि कोई पूरे सेंटेंस में काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो ना मिले तभी आप उसकी तरफ जाइए जो जिसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो इस सेंटेंस में कोई काम नहीं कर रहा है, इस सेंटेंस में किसी के बारे में बात हो रही है, वह के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वह काफी समय से घर आने की जिद कर रहा है। ओके, तो वह, ही जो है आपका
सब्जेक्ट हो जाएगा, और हैज बीन क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो बता रहा है कि ये जो काम है ये मतलब कल से या कुछ दिन पहले से अब मतलब जारी था और अभी भी जारी है, ठीक है। तो हैज बीन क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, काफी समय हैज बीन, ठीक है। फिर आता है इंसिस्टिंग, मतलब जिद, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, जिद करने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, आपका जिद है, ठीक है ना, जिद करने का काम जारी है, तो जिद क्या है, वर्ब है। तो इंसिस्टिंग ऑन कमिंग टू योर हाउस, ठीक है, ऑन क्यों इस्तेमाल हुआ, वो आपके घर आने की जिद कर रहा था, किस चीज पर वो जिद कर रहा है, पर किस चीज पर वो जिद कर रहा है, वो घर आने की जिद कर रहा है, इस चीज पर वो जिद कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल हुआ। ऑन का मतलब क्या होता है, पर होता है ना किसी चीज के ऊपर, ऑन द टेबल, तो ठीक है, किस चीज पर जिद कर रहा है, वो घर आने की जिद कर रहा है, इसीलिए ऑन कमिंग टू योर हाउस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू भी आया, टू क्यों आया, टू तो यहाँ पे हमने कहीं नहीं लिखा, लेकिन हमने यहाँ पे टू लिखा, क्योंकि हम सेंटेंस को कनेक्ट भी करेंगे ना, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। टू जब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम जब कुछ लोकेशन बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, तो ऐसी चीज में हम टू का इस्तेमाल करते हैं, रिलेशन बताते हैं तो टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं इंसिस्टिंग कमिंग योर हाउस, तो कोई सेंटेंस बनता, तो यहाँ पे कनेक्टर चाहिए था, कुछ चाहिए थी यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह जाने की जिद कर रहा था, मतलब डायरेक्शन, मतलब प्लेस चेंज हो रहा था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की जिद कर रहा था, लोकेशन पे जाने की जिद कर रहा था, तो टू का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, ठीक है, कुछ समय से, ठीक है, सॉरी, ओके, बहुत हो गया, मैं इस मुद्दे पर और बहस नहीं चाहता, ठीक है, ओके। चलिए, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। तो बहुत हो गया, सबसे पहले क्या है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, दैट इज इनफ, बहुत हो गया, इनफ, ये जो चीज है ना, ये एक सेंटेंस है और आपको याद रख लेना है, माइंड में मतलब रख लेना है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, इनफ, बहुत हो गया मतलब इनफ, ये जो एक सेंटेंस है ना, बहुत हो गया, इसका खुद ही एक वर्ड है, इनफ, इनफ का ही मतलब होता है यार बहुत हो गया, इनफ। घर में जाते हैं किसी के घर, तो कोई आपको खाना दे रहा है, आपने उनके घर खाना खाया, लेकिन वो फिर भी आपको एक्स्ट्रा खाना दे रहे हैं, तो आप कहेंगे उनसे, नो नाउ इट्स इनफ, बहुत हो गया। तो इनफ का मतलब ही होता है कि बहुत हो जाना, ठीक है। तो दैट इज इनफ, ठीक है, दैट इज इनफ, मैं, आई, दिस, ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग मीनिंग क्या होती है, दिस होती है, मुद्दे की इंग्लिश क्या होती है, मैटर, या फिर हम इशू भी बोलते हैं, ठीक है, पर, ऑन, ठीक है, और बहस नहीं चाहता, अब आप बोलेंगे और है, तो और का इंग्लिश होता है एंड, लेकिन आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है कि एंड का यहाँ पे कोई यूज होगा क्या, अगर हम एंड किस हिसाब से लिखेंगे, एंड का तब यूज होता है जब हम कुछ चीज किसी चीज के साथ ऐड कर रहे हैं, पर यहाँ पे किसी चीज के साथ हम कुछ चीज नहीं ऐड कर रहे, यहाँ पे हम बस सीधा सीधा बोले कि और बहस नहीं चाहिए मुझे इस मुद्दे पर, तो एनी मोर, ठीक है, इस चीज पर एनी मोर की, बस अब इससे ज्यादा नहीं, तो इस चीज पर हम एनी मोर, बहस नहीं चाहता, ठीक है ना, ठीक है, बहस नहीं चाहता, डोंट वॉन्ट, ठीक है। बहस की इंग्लिश क्या होती है, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, बहस की इंग्लिश होती है आर्ग्यूमेंट, या हम डिबेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिबेट या आर्गुमेंट बोल लीजिए। ऐसे जब आप बहुत लड़ते हैं ना, सीधा सीधा आजकल तो लोग एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, सबसे ज्यादा आजकल सिर्फ बहस दिखाई देती है, तो बहस तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला शब्द है, तो बहस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिबेट बोलते हैं, या फिर हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, ओके। चलिए, तो इसे फ्रेम कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं एक लाइन है, एक ही सेंटेंस में एक ही लाइन में आपके दो सेंटेंस हैं, बहुत हो गया, पहले बहुत हो गया, तो दैट इज इनफ, ये आ जाएगा पहले। अब हम यहाँ से सेंटेंस यूज करेंगे, बहुत हो गया, लेकिन ये क्या है, ये आपका क्या है, ये जो है आपका एडवर्ब है,
सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ रहा है, तो जब भी कुछ सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ता है तो वो या तो पहले आता है या वो बाद में आता है सेंटेंस के, पर कभी बीच में नहीं आता। ठीक है, तो वो हम सिचुएशन के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो बहुत हो गया, तो दैट इज इनफ। अब हम इसे लास्ट में ऐड करते तो कोई मतलब निकलता क्या? ठीक है, तो बहुत हो गया, दैट इज इनफ। अब हम जो है अपने मेन सेंटेंस पे आएंगे, मतलब अपना सब्जेक्ट। मैं इस मुद्दे पर और बहस नहीं चाहता, तो यहाँ पे मैं जो है क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे बोलने का काम कर रहा है मैं। ठीक है, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट। फिर डू नॉट वांट, नहीं चाहता, डू नॉट वांट एनी मोर डिबेट ऑन दिस मैटर, इस मुद्दे पर मुझे और मतलब बहस नहीं चाहिए। ठीक है, ऑन दिस मैटर, किस चीज पे नहीं चाहिए बहस, किस चीज पर बहस नहीं चाहिए, मैटर पर बहस नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैटर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, हर चीज के बारे में इतना मत सोचो। ठीक है, हम बहुत सोचते हैं हर चीज को लेकर। कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक एक मिनट पे सोचते हैं, हर एक चीज पे ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो कोई आपको तीसरा कोई जो रहता है, एक अगर मान लीजिए आप कुछ सोचते हैं, ठीक है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, तो कोई रहता है आपके साथ जो कहता है यार प्लीज आप मत सोचो, इतना मत सोचो हर चीज के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक तरह से कॉमन सेंटेंस ही हुआ। तो इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। हर चीज, एवरीथिंग के बारे में, अबाउट। ठीक है, इतना, सो मच, इतना मतलब सो मच। ठीक है, मत सोचो, मत सोचो, डू नॉट थिंक, मत सोचो, मत करो, मत की इंग्लिश क्या होती है? डू नॉट। ओके, तो मत सोचो, डू नॉट थिंक। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनकी इंग्लिश मीनिंग निकाली हमने, अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या देखना है आपको, हर चीज के बारे में इतना मत सोचो। अब यहाँ पे कोई कुछ बोलने का काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कौन काम कर रहा है? कोई भी नहीं। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है वो भी नहीं पता है। तो हम अब क्या करेंगे, हर चीज के बारे में इतना मत सोचो, मतलब एक तरह से सजेशन दिया जा रहा है कि आप हर चीज के बारे में इतना मत सोचिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज देखना है कि यहाँ पे मेन चीज क्या है, मेन चीज किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सोचने के बारे में जोर दिया जा रहा है कि यार इतना मत सोचिए। तो यहाँ पे जो सोचना है ना, मेन चीज, फोकस जो है आपका उस पर होना चाहिए, इसीलिए डू नॉट, ठीक है, डू नॉट थिंक सो मच अबाउट एवरीथिंग, डू नॉट थिंक अबाउट सो मच अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, इतने लंबे भाषण कौन देता है, इतने लंबे भाषण कौन देता है? मैं देती हूँ। मेरा अगर आप एक वीडियो देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से वो 19 मिनट, 10 मिनट के तो ऊपर ही ऊपर रहता है। तो वो ना एक तरह से लंबा भाषण, एंड आई थिंक आप में से कोई भी उसे ज्यादा तो नहीं देखता होगा, क्योंकि वो वीडियो काफी लॉन्ग रहता है। पर वो आपके लिए है, अगर वो आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने लंबे भाषण कौन देता है? तो सबसे पहले इतने, सच। ठीक है, इतने का मतलब क्या होता है, इतना लंबा, सो लॉन्ग, इतना मतलब सो मच, सो लॉन्ग। लेकिन हमको सेंटेंस भी देखना है कि यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखेंगे सो लॉन्ग या सो मच, तो क्या कुछ सेंस बनेगा? नहीं बनेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे सच का इस्तेमाल किया है। सच का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी चीज को स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रांग बनाते हैं, तो स्ट्रांग बनाते हैं, किसी वर्ड को हम स्ट्रांग बनाते हैं, इसीलिए उसके पहले जो है हम सच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाषण को स्ट्रांग बनाएंगे, इसीलिए भाषण, स्पीच के पीछे हम सच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लंबे, लॉन्ग भाषण, स्पीच, कौन, हु देता है, गिव्स। ओके, तो अब क्या करेंगे, आपको हमेशा से बोला है मैंने कि सेंटेंस में अगर क्वेश्चन है तो भूल जाइए सब्जेक्ट, भूल जाइए सब्जेक्ट, आपको नहीं देखना है। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ही आएगा, क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो या ना हो, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन लिख दीजिए। अगर सब्जेक्ट है तब भी आप क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जा रहा है सेंटेंस में, तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले आ जाएगा, भूल जाइए सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन जो है
आपका सब्जेक्ट से भी पहले आएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, बिल्कुल हु। फिर देने का काम हो रहा है, हु गिव्स। फिर देखिए सच लॉन्ग स्पीचेस, इतना लंबा भाषण। ये जो लंबा भाषण है उसको हम इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हमने सच का ऐड किया है, सच को ऐड किया है ताकि जो है इसको हम स्ट्रॉन्ग बना सके, अपने जो सेंटेंस में इसे हाईलाइट कर सके कि हाँ हम इतने लंबे भाषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनका घर नीलाम होने की कगार पर है। ठीक है, चलिए तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम। उनका घर, देयर हाउस। उनका घर मतलब देयर हाउस, बहुत सारे घर में लोग होंगे तो उनके लिए वे। ठीक है, उनका घर मतलब, उनका मतलब देयर होता है। ठीक है, उनका घर, देयर हाउस। नीलाम मतलब ऑक्शन, नीलाम का मतलब होता है ऑक्शन। ठीक है, पर यहाँ पे ईडी का इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि वो नीलाम होने जा रहा है। ठीक है ना, आप सेंटेंस को भी देखिए और उसके बाद आप फ्रेम कीजिए इंग्लिश। ओके, होने की कगार। ठीक है, होने की, ठीक है, होने की कगार। ठीक है, कगार, कगार की इंग्लिश होती है वर्ज। कगार पर है, ऑन द वर्ज, ऑन द वर्ज, कगार पर है, कगार की इंग्लिश क्या होती है, वर्ज। ठीक है, वर्ज पर है, ऑन द वर्ज, की ऑफ। ठीक है, ओके। जब भी किसी को चीजें बिलोंग करती है, अब ये जो घर है वो उनका घर है, ये जो घर है वो उनको बिलोंग करता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने की को ऑफ से इंट्रोड्यूस किया है, ऑफ से डिनोट किया है। समझ में आ रहा है, जब किसी चीज को, जब कोई चीज किसी का होता है या किसी को बिलोंग करता है, अगर वो उसका चीज होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तब टू का इस्तेमाल मत कीजिएगा, कनेक्ट करने के लिए हर जगह टू नहीं आएगा, आपको सिचुएशन देखना है कि कहाँ। टू का इस्तेमाल हम डायरेक्शन, लोकेशन और रिलेशन बिल्ड करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम किसी की बिलोंगिंग रहती है तो उसमें हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो घर इनका है तो इसीलिए ऑफ का इस्तेमाल हुआ। चलिए, ओके। सो उनका घर जो है नीलाम होने की कगार पर है। तो किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कोई बात कर रहा है, पूरे सेंटेंस में कोई काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना। तो यहाँ पे बात हो रही है ना किसी के बारे में, उनके घर के बारे में बात हो रही है, तो जो उनका घर है वो सबसे पहले आ जाएगा। सो देयर हाउस इज ऑन द वर्ज, ठीक है, इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग ऑक्शन्ड। ठीक है, बीइंग ऑक्शन्ड। ठीक है, तो बिंग का इस्तेमाल मतलब कब करते हैं, मतलब खुद के लिए, मतलब वो जो घर है खुद जो है, मतलब ऑक्शन होने की कगार पर है, बीइंग ऑक्शन। ठीक है, तो मैं बीइंग पर भी आपको वीडियो लेकर आऊंगी कि आपको कहाँ कैसे बीइंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इंग्लिश सीखना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। ठीक है, जब आप सेंटेंस को बोलना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ग्रामर पढ़ते पढ़ते अगर आप पहले सोचेंगे कि नहीं इंग्लिश के लिए ग्रामर जरूरी है, ग्रामर बिल्कुल जरूरी नहीं होता इंग्लिश के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक बच्चा जब पैदा होता है, वो छोटे, वो जब 2-3 साल का होता है, वो उसके मुंह से हिंदी निकलती है, तो क्या उसने कोई ट्यूशन ली थी क्या, वो ट्यूशन ले रहा था क्या, वो मतलब उसने कभी ट्यूशन लिया, नहीं लिया ना, लेकिन वो फिर भी 3 साल में बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, सॉरी हिंदी बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको उस एटमॉस्फेयर में ढाला गया, उसके जो पेरेंट्स थे वो उससे हिंदी में बात कर रहे थे, है ना, तो वो जो है हिंदी में अच्छे से बात कर रहा था। अगर उसके पेरेंट्स उसको हम शुरू से ही इंग्लिश में बात करते तो वो भी इंग्लिश में बोलता। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश हो। तो आप सीखते सीखते जो है मतलब देखेंगे, समझेंगे और फिर खुद ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बोलना आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, कोई तो मजबूरी रही होगी तो उसकी, तभी वो तुमसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, कर रहा था। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कोई तो मजबूरी। चलिए, कोई तो मजबूरी, ठीक है, सम कंपल्शन, कोई तो मजबूरी, सम कंपल्शन रही होगी, मस्ट हैव हैड। ठीक है, मस्ट हैव हैड, रही होगी, ऐसा रहा होगा, मतलब देखिए पास्ट में जा रहा है। ठीक है, पास्ट में जा रहा है मतलब कुछ तो रहा होगा, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तो हम ऐसे चीजों पर हम हैव और हैड दोनों का इस्तेमाल करते हैं एक साथ।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों पास्ट का हो गया है, थोड़ा सा प्रेजेंट में और थोड़ा सा पास्ट में, इनफैक्ट ये पूरा पास्ट का है, तो रही होगी, कुछ तो हुआ होगा, मस्ट हैव हैड, ठीक है। ओके, उसकी ही, तभी उसकी, ठीक है, कोई तो उसकी मजबूरी रही होगी, उसकी ही, ठीक है। तभी वह तुमसे बात नहीं कर रहा है, तभी मतलब, तभी का इंग्लिश क्या होता है, दैट इज वाई, तभी मतलब दैट इज वाई, याद रखिए, तभी मतलब दैट इज वाई, ओके। वह ही, ठीक है, वह ही तुमसे, यू, बात, तो देखो बात नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था मतलब पास्ट में जो है वो बात जो नहीं करने का था वो जारी था, तो पास्ट में काम जारी था, इसीलिए टॉकिंग का इस्तेमाल हुआ, टॉक, टॉकिंग, वॉज नॉट, ठीक है, मतलब वॉज नॉट, कर रहा था, वॉज नॉट, ओके। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, या पूरे सेंटेंस में जो है बात किसके बारे में हो रही है। सो अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर या उसी के बारे में बात हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एक लाइन है इसमें दो सेंटेंस है, तोड़ तोड़ कर, कोई तो मजबूरी रही होगी उसकी, ओके, तभी वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर दो लाइन है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा, कोई तो मजबूरी रही होगी उसकी, ठीक है, he must have some compulsion, he must have had some compulsion, ठीक है, उसकी मतलब उसका कुछ तो हुआ होगा ना, इसीलिए यहाँ पे his का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, हुआ है यहाँ पे he का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम उसके बारे में बात करें, उस लड़के के बारे में बात करें, तो उससे बोल रहे कि यार कोई तो उसकी मजबूरी रही होगी ना, तो इसीलिए यहाँ पे he का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। he must have had some compulsion, that is why, इसीलिए, तभी, that is why, फिर देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस चालू हुआ है और फिर भी हम सब्जेक्ट का याद फिर भी ठीक है, यहाँ भी जो है हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, that is why, वह तुमसे बात नहीं कर रहा था, ठीक है, वह ही, ठीक है, बात नहीं कर रहा था, was not talking to you, was not talking to you, ठीक है। जब किसी से रिलेशन बिल्ड करते हैं ना, रिलेशन कनेक्ट करते हैं, तो टू का इस्तेमाल करते हैं, अब क्लियर हुआ, ओके। आपने मुझे, सॉरी, आपने उसे बहुत छूट दे रखी है, ठीक है, बहुत छूट दे रखी है, चलिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी से इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, तो आपने, यू, उसे, हिम, लड़की के लिए उसे क्या होता है, हर, बहुत, लॉट ऑफ, ठीक है, छूट, लीवे, छूट की इंग्लिश क्या होती है, लीवे, और या तो आप फ्रीडम बोल सकते हैं, लिबर्टी बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्काउंट नहीं बोल सकते यहाँ पे, जो कपड़ों पे होता है ना भारी छूट, तो फिर आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अरे छूट की इंग्लिश तो डिस्काउंट भी होती है, डिस्काउंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम कपड़े नहीं सेल कर रहे हैं, अगर हम कपड़े बेचते तो यहाँ पे डिस्काउंट रखते, तो आपको मैं वही बोलती हूँ, हमेशा के सिचुएशन के हिसाब से आप चीजों को रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे छूट का मतलब फ्रीडम हो सकता है, लिबर्टी हो सकती है, यहाँ पे हम कपड़े नहीं बेच रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यार आपने उसको बहुत छूट देके रखा है, तो उसको डिस्काउंट नहीं दिया है, उसको कपड़े नहीं बेच रहे हैं, ओके। बोलते हैं ना कि यार माँ बाप अपने बच्चे को बहुत छूट दे देते हैं, ये वो, तो बोल के डिस्काउंट दे रहे हैं, कपड़े बेच रहे, नहीं बेच रहे ना, तो छूट यहाँ पे है ना अलग चीज है, यहाँ पे छूट मतलब लीवे, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रीडम या लिबर्टी बोल दीजिए, ठीक है। दे रखी है मतलब गिवन, दे रखी है मतलब गिवन, ओके। चलिए, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट आएगा, तो आपने, यू, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल कब होता है, जब हम किसी चीज को किसी से एड्रेस करते हैं, स्टेटमेंट हम जब जनरेट करते हैं, स्टेटमेंट पास करते हैं, ठीक है, हैव गिवन, ठीक है, गिवन हिम अ लॉट ऑफ लीवे, ओके। उनके हाव भाव, उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, ओके। चलिए तो फिर देखते हैं, उनके या फिर उसके, उनके, हिज, हाव भाव की इंग्लिश क्या होती है, जेस्चर, कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, अब देखिए कुछ का, देखो कुछ का इंग्लिश होता है सम, और सम का यूज कब करते हैं हम, जब किसी चीज को मेजर करते हैं,
मतलब थोड़ा सा तौल नाप करते हैं, थोड़ा सा कुछ, यहाँ पे कुछ तौलने जैसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हम सम नहीं लिख सकते, ठीक है, सम नहीं लिख सकते, इसीलिए ठीक, राइट, नहीं लग रहे थे, डिड नॉट सिम, ठीक है। सिम का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई चीज आपको लगना, ऐसा नहीं लग रहा है, लगता है, लगने, ऐसा कुछ जब वर्ड होता है ना, तो हम सीम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, एक के बारे में बात हो रही है, उसके उनके बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हिज आएगा, हिज जेस्चर डिड नॉट सीम राइट, क्लियर है, ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूं, ठीक है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि यार अब कैसे क्या करें, तो चलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूं, मुझे आई, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, ऐसा भी मैं तब बोलना ना, आई अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं आ रहा, जारी नहीं है, मतलब एक तरह से वो स्टेटमेंट बता रहा है अपना, उसका वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसको ना आप समझिए सेंटेंस को कि वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो अपना सिचुएशन बता रहा है कि यार उसको, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो इसीलिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे अंडरस्टैंड आएगा, ठीक है, समझ नहीं आ रहा, डू नॉट, ठीक है, कैसे, हाउ, क्या करूं, व्हाट करूं, टू डू, व्हाट टू डू, कैसे क्या करूं, क्लियर है। अब हम इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मतलब क्या, तो पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब आई जो है खुद ही बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, आई जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर नहीं समझने का काम, डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डू व्हाट, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो काफी डिटेल में भी मैंने आपको शायद बताया होगा, और कुछ जो डाउट है, क्वेरी है आपका, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज पूछिए, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पूछते हैं तो, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।